नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसीएस जेम्स के इंडियन ज्योग्राफी के हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल्ड मैनर में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये क्या होते हैं? देखिए, लैटिट्यूड्स का अर्थ क्या होता है? लैटिट्यूड्स का अर्थ होता है वो इमेजिनरी रेखाएं, इमेजिनरी, मानव द्वारा सोची हुई, अपनी सहूलियत के लिए वो इमेजिनरी रेखाएं जो धरती पे हॉरिजॉन्टली बनाई जाती हैं। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली बनाई जाती हैं जो कि धरती को नॉर्थ और साउथ रीजन्स में डिवाइड करती हैं। कोई भी एक रेखा उठा लीजिए, वो धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर का और एक नीचे का, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, इन्हीं में एक बिल्कुल सेंट्रल रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री या इक्वेटर कह देते हैं। वो धरती को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड्स जो है वो लंबी खींची हुई रेखा होती हैं, धरती के एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक निकल करके वापस एंटर कर जाती हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि वर्टिकली ड्रॉ की जाती हैं धरती पर। ठीक है, एक पोल से लेके दूसरे पोल तक वर्टिकली ड्रॉ की जाती हैं। ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, इनको हम और विस्तृत रूप से डिटेल्ड तरीके से आगे देखेंगे। पहले हम लैटिट्यूड्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये वो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं जो कि धरती को नॉर्थ साउथ में डिवाइड करती हैं और ये इक्विडिस्टेंट हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों ने कभी ग्लोब देखा हो, ग्लोब धरती का जो मॉडल होता है, उस ग्लोब पे जो रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड्स जो बने हुए होते हैं, वो सर्कल की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ग्लोब एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। उस पर रेखा एक तरफ से बनाना शुरू करेंगे तो घूम करके वापस वहीं आ जाएंगे और एक सर्कल बन जाएगा। तो ये जो लैटिट्यूड्स ग्लोब के ऊपर होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स होते हैं। दैट्स वाई इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूडनल सर्कल्स। ठीक है, बोला जाता है लैटिट्यूडनल सर्कल्स, काम इनका वही है, लैटिट्यूड का। ठीक है, लेकिन ग्लोब के ऊपर जो नॉर्थ और साउथ पोल है, पोल को हम एज अ पॉइंट ट्रीट करते हैं, एज अ सर्कल ट्रीट नहीं करते ग्लोब में। तो चूंकि हम इसे एज अ पॉइंट ट्रीट करते हैं नॉर्थ साउथ पोल को, तो जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उसमें नॉर्थ साउथ पोल को काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर नॉट सर्कल्स, दे आर पॉइंट्स। ठीक है, तो जब हम टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ग्लोब के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये जो बिल्कुल सेंट्रल लैटिट्यूड है, इक्वेटर वाला, इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाता है, आपने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद 1 डिग्री का आएगा, फिर 2 डिग्री लैटिट्यूड आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। ऐसे करके 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर जाया जाता है और फिर 1 डिग्री से 90 डिग्री साउथ नीचे आया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल लैटिट्यूड्स ग्लोब पर मेरे साथ आप काउंट करेंगे। 1 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के, मैंने बोला 90 डिग्री को हम काउंट नहीं करेंगे, ये पॉइंट है, तो हम 89 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ तक जाएंगे। तो 1 डिग्री से लेके 89 तक हो गए 89। 1 डिग्री साउथ से लेकर के 89 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक हो गए 89। और ये जो बीच वाला 0 डिग्री है, एक ये हो गया। तो टोटल 179 लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे ग्लोब पे। ठीक है, ग्लोब पे कितने होते हैं टोटल? 179 लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूडनल सर्कल्स। वहीं इस ग्लोब को जब हम ओपन कर देंगे, ये जो ग्लोब है इसे जब हम खोल देते हैं और एक 2 डायमेंशनल मैप बनाते हैं, एक 2 डायमेंशनल मैप बनाते हैं, तो उसमें ये रेखाएं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये सर्कल ना रह करके अब ओपन होके लाइन बन जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है?
ये जो सर्कल्स यहाँ लैटिट्यूड की फॉर्म में ग्लोब पर थे, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट था और यूं बन रहे थे इसकी चारों तरफ। अब जब ओपन करेंगे और मैप में लेकर के आएंगे, पेज पर लेकर के आएंगे, तो पेज तो 2 डायमेंशनल हो गया। तो ये सर्कल्स खुल करके लाइन बन जाते हैं और इन्हें यहाँ बोला जाता है लैटिट्यूडनल लाइंस। इन्हें यहाँ क्या बोला जाता है? लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है। लेकिन अब यहाँ नई बात जो है वो ये है कि 90 डिग्री जो पॉइंट बन गया था एक लैटिट्यूड, वो भी ओपन होकर के एक लाइन की तरह दिखाई देता है। यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज ट्रीटेड एज अ लाइन, इज ट्रीटेड एज अ लाइन, नॉट अ पॉइंट। तो यानी कि यहाँ अगर हम टोटल लैटिट्यूड्स निकालते हैं तो 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक 90 डिग्री वाले क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये अब पॉइंट ना होकर के ओपन होकर लाइन बन गया है। इसी प्रकार से दक्षिण में, साउथ में 90 लैटिट्यूड्स और एक बीच का इक्वेटर, यानी कि एक वो हो गया। तो टोटल 90 प्लस 90 प्लस 1 181 लैटिट्यूड्स हमारे मैप पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, ग्लोब पे जब भी हम कोई चीज देखते हैं, इधर देखिए, ग्लोब पे हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो ग्लोब चूंकि एक कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो इस पे चीजें छोटी लगती हैं, छोटी नजर आती हैं। वहीं जब हम इसको ओपन करके मैप बना देते हैं तो इस पे छोटी चीज भी एक्सपेंडेड, बड़ी नजर आती है। आपने कभी मैप देखा हो तो यहाँ ग्रीनलैंड, जो कि एक छोटा सा द्वीप लगता है ग्लोब पे, वो मैप में काफी बड़ा लगता है। ठीक है। मैप, क्योंकि मैप एक एक्सटेंडेड वर्जन है, खुला हुआ वर्जन है, तो उसमें हर चीज बड़ी बड़ी नजर आती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हमने लैटिट्यूड के बारे में ये जाना कि लैटिट्यूड है क्या। हमने ये जाना कि लैटिट्यूड किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दोनों ही रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्लोब और मैप, दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस में कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, ये भी हमने देख लिए। ठीक है। अब अगली चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो किस चीज पर है? वो है लैटिट्यूड्स की उपयोगिता के ऊपर, कि भैया हमें लैटिट्यूड्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी ये रेखाएं बनाने की। देखिए, ये रेखाएं इमेजिनरी क्यों है? ये रेखाएं इमेजिनरी इसीलिए हैं क्योंकि प्रैक्टिकली धरती एक हेट्रोजीनियस सरफेस है, होमोजीनियस नहीं है। समुंदर है कहीं पे, कहीं पहाड़ है, इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां हर मानव का जाना संभव भी नहीं है, कहीं पठार है, कहीं वर्षावन है, कहीं डेजर्ट है। तो एक रेखा अगर आप खींचने की कोशिश भी करेंगे धरती पर, तो खींचेंगे किससे? और खींचेंगे तो समंदर पहुंचने के बाद क्या खींचेंगे? समंदर तो लगभग कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है पानी उसका। तो इसलिए रियल लाइन खींचना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने अपने अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए इमेजिनरी लाइंस खींचनी शुरू कर दी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड देयर यूजफुलनेस। ठीक है। लैटिट्यूड एंड देयर यूजफुलनेस। तो देखिए दोस्तों, जब हम लैटिट्यूड्स की उपयोगिता, यूजफुलनेस की बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो लैटिट्यूड हमारे काम आते हैं वो आते हैं क्या पता करने के? बताएं। लैटिट्यूड्स टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए, टेम्परेचर डिसाइड करने के लिए काम आते हैं। गौर से देखिएगा, ये है हमारी अर्थ, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये है हमारा सन। ठीक है। सन की रेखाएं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ इक्वेटर पे पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं
ये रेखाएं तिरछी होती जाती हैं और इनकी इंटेंसिटी भी लगातार कम होती जाती है। ठीक है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम सन की जो रेज है उनकी कहाँ है? इक्वेटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इक्वेटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सनरेज। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये इंटेंसिटी घटती है और पोल्स पर पहुंचते पहुंचते ये इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सनरेज। ठीक है, यहां भी सेम चीज, मिनिमम इंटेंसिटी। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़े तो मिनिमम इंटेंसिटी। यहां तक बात क्लियर है? अब चूंकि इक्वेटर वाले रीजन में ज्यादा इंटेंसिटी होती है सूर्य की किरणों की, तो इस जगह तापमान मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे दोस्तों, तो इंटेंसिटी तो लगातार कम हो रही है, तो तापमान भी लगातार घटने लगता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और मिनिमम हो जाता है पोल्स पर। टी मिन, टी मिन। इसका मतलब ये है कि सबसे लोअर लैटिट्यूड 0 डिग्री से जब हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री अप टू 90 डिग्री, बढ़ते हुए लैटिट्यूड के साथ तापमान लगातार घटता है। तो लैटिट्यूड से हमने टेम्परेचर को एक रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू poles, the temperature reduces। ठीक है, the temperature reduces as the sunlight intensity reduces। क्योंकि सनलाइट इंटेंसिटी रिड्यूस होती है इसलिए तापमान जो है वो लगातार कम होता जाता है। ठीक है, तो हमने इसकी उपयोगिता जानी तापमान को डिफाइन करने के लिए कि लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इक्वेटर से पोल की तरफ वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों जो दूसरी उपयोगिता है, जो दूसरी इंपॉर्टेंस या यूजफुलनेस है हमारे लैटिट्यूड्स की, वो ये है कि हमारे लैटिट्यूड्स यानी कि धरती के लैटिट्यूड्स धरती को अलग अलग टेम्परेचर बेल्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि धरती का क्लाइमेट बताना आसान हो जाता है। क्योंकि धरती पे अलग अलग लैटिट्यूडनल रीजन्स पे अलग अलग क्लाइमेट है। क्या? अलग अलग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस पे अलग अलग क्लाइमेट है, तो लैटिट्यूड के माध्यम से क्लाइमेट का वर्णन करना आसान हो जाता है। तो दूसरी उपयोगिता इसकी लिखेंगे लैटिट्यूड्स एंड टेम्परेचर बेल्ट्स। लैटिट्यूड्स एंड टेम्परेचर बेल्ट्स। अब देखिए टेम्परेचर बेल्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। टेम्परेचर बेल्ट का मतलब होता है धरती के ऊपर वो रीजन जहां टेम्परेचर ऑलमोस्ट होमोजीनियस है सभी पॉइंट्स पे। हर वो जैसे कि हम पेट कमर पे बेल्ट बनाते हैं, बेल्ट कसते हैं, तो जो जितने एरिया पे बेल्ट प्रेशर बना रही है कमर के ऊपर, उन सभी जगहों पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो लगभग होमोजीनियस होता है। उसी तरह से जो टेम्परेचर बेल्ट है ये वो पट्टी है, ये वो पट्टी है धरती के ऊपर जहां
तापमान सभी जगह होमोजीनियस होता है, एक जैसा रहता है। ठीक है। अब लैटिट्यूड्स जो है वो धरती को अलग अलग टेम्परेचर बेल्ट्स में डिवाइड करने की तरीका बताते हैं। देखिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सर आपने केवल यही लैटिट्यूड्स क्यों बनाए? अब तक आप जान ही चुके होंगे कि ये सभी लैटिट्यूड्स हमारे लिए मेजर लैटिट्यूड्स का काम करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं और ये टेम्परेचर बेल्ट्स में डिवाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं पूरी पृथ्वी को। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, नोट करके लिख लें। जो 1 डिग्री का लैटिट्यूड डिफरेंस होता है, जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री गए, 1 डिग्री से 2 डिग्री गए, 1 डिग्री का लैटिट्यूडनल डिफरेंस 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूडनल डिफरेंस, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूडनल डिफरेंस इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। पहली बात, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, लैटिट्यूड्स के बीच में जो जगह होती है, दो लैटिट्यूड्स के बीच की जगह को जोन कहते हैं। क्या? द रीजन बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, द रीजन बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड एज अ जोन। ये दोनों पॉइंट्स नोट करें, इन दोनों पॉइंट्स को नोट करें, फिर मैं इन्हें मिटा दूंगा। पॉज करके नोट करें। देखिए, ठीक है, ये दो फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। लैटिट्यूड्स, सबसे पहले तो इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो ये रीजन है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ जो ये रीजन है, इसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, यहां से यहां तक का जो ये रीजन है, ये जो रीजन है ये कहलाता हाई ट्रॉपिकल रीजन। नाम सुना होगा, ट्रॉपिकल या टॉरिड रीजन। ठीक है, हाँ समझ गए। अब देखिए, ये जो तिरछी रेखाओं वाला रीजन है, कहां से कहां तक? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, ये जो दो रीजन्स हैं, इन्हें कहा जाता है टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स। पहला आप इनके नाम नोट कर लें, फिर इन सभी की एक एक करके महत्ता समझाई जाएगी। और तीसरा, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच का जो ये जोन है, ऊपर और नीचे दोनों जगह, इस जोन को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये तीनों नाम आपने नोट कर लिए होंगे कि अलग अलग टेम्परेचर बेल्ट को किस किस नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, एक बात और, ये क्या है? ये
पोलर रीजन है, इसको तो अलग से लिखवाऊंगा नहीं मैं। देखिए 66.5 डिग्री को, ये जो 66.5 डिग्री का लैटिट्यूड है, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नाम क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री ना बोल करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन बोल दिया जाए, आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं, भली भांति आप जानते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं? एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये हो गया आपका साउथ पोल। इतनी चीजें पहले एक डायग्राम में नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करें, मैं मिटा रहा हूं। अब सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जो हम एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, वो हम करने वाले हैं अपने ट्रॉपिकल या टॉरिड रीजन के साथ। ट्रॉपिकल या टॉरिड रीजन के साथ, ठीक है। ये जो बीच वाला रीजन है, अब आइए पहला रीजन आप हेडिंग डाल रहे हैं ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल टेम्परेचर बेल्ट डाल दीजिए, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, इसमें मुख्य रूप से हॉट क्लाइमेट रहता है, हॉट क्लाइमेट, ठीक है। यहां 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट या परपेंडिकुलर सनलाइट पड़ती है। ये आपको मैंने कल पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था आपको सभी को। यहां 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, दिन रात बराबर महसूस किए जाते हैं, दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट हमने नोट करे। ये जो रीजन है, यहां सूर्य की जो इंटेंसिटी है, सनलाइट, ये सनलाइट की इंटेंसिटी इस रीजन में मैक्सिमम होती है, ठीक है। सामने पड़ता है, तिरछी रेज न होकर के रेज लगभग लगभग परपेंडिकुलर इक्वेटर वाले रीजन पे, फिर एक समय आता है परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इक्वेटर पे जब परपेंडिकुलर होती हैं तो ऊपर नीचे के क्षेत्रों पे थोड़ी तिरछी होती हैं, ज्यादा नहीं। तो इंटेंसिटी जो है पूरे रीजन पे, सूर्य की रोशनी जो है वो काफी इंटेंस पड़ती है इस रीजन में, ठीक है। ये समझिए। यहाँ रेनफॉल का पैटर्न भी अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इक्वेटर वाला जो रीजन है, वहां रेनफॉल, रेनफॉल डालिए, रेनफॉल साल भर होती है। कहां पे? इक्वेटर वाले रीजन में, थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर वाले रीजन में लिख लीजिए थ्रू आउट द ईयर, ब्रैकेट में इक्वेटर। और यहां पे क्योंकि साल भर बारिश होती है, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एक तो इस क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे सीजनल रेनफॉल होती है, सीजनल रेनफॉल। साल का कुछ हिस्सा ऐसा आता है जब बरसात होती है, तो यहाँ पे पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो एरिड शुष्क होते हैं, जहां बरसात बहुत कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। रेन लेस देन 25 सेंटीमीटर। ऐसे क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो फॉरेस्ट तो पाए ही नहीं जाते, कुछ कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अ, जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गए, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे डेजर्ट वाला जो रीजन होता है, एरिड रीजन होता है, वहाँ पे कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम होती है, क्योंकि यहाँ पानी ही कम होता है। इन्हें हम बोलते हैं फाइट्स ज़ेरोफाइट्स या ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल के बारे में ये 3 पॉइंट्स नोट करिए। क्या, एक तो ट्रॉपिकल रीजन के बारे में ये पॉइंट्स, और जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है इसका रेनफॉल पैटर्न और वहाँ की वेजिटेशन, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया। ट्रॉपिकल रीजन के बारे में हमने जान लिया। अब जो दूसरा रीजन दोस्तों हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा है? वो है टेम्परेट। टेम्परेट रीजन ऐसा होता है जिसे हिंदी में हम शीतोष्ण कहते हैं। यहाँ पे ठंडक और गर्मी दोनों ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। कोल्ड एंड हॉट रीजन्स दोनों देखने को मिलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो ऊपर नीचे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में। अब देखिएगा, 23.5 डिग्री से लेके एक निश्चित जगह तक यहाँ हॉट रीजन्स पाए जाते हैं, और उस जगह से 66.5 डिग्री तक कोल्ड, यानी कि दोनों ही प्रकार के रीजन्स इसमें पाए जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। और क्या है इसके बारे में? अच्छा, ट्रॉपिकल जो रीजन था वहाँ पे चूंकि गर्म, एक तो बहुत गर्म क्षेत्र है वो, तो इंसानों की सेटलमेंट के लिए वैसे ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लस कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार साल भर वर्षा होती रहती है, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े जानवर पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सही नहीं है उतना, ठीक है। बीमारियां बहुत फैलेंगी वहाँ पर, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन उतना सक्सेसफुल नहीं है। आई एम सॉरी दोस्तों, ये टेम्परेट था। तो जो ट्रॉपिकल रीजन था पिछला वाला, वो उतना ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सक्सेसफुल रीजन नहीं है। लेकिन जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ देखिए कोल्ड और हॉट रीजन्स भी हैं, ठीक है ना। साल भर बरसात नहीं होती, इसलिए बीमारियां भी बरसात के कीड़े मकोड़ों से उतनी नहीं फैलती हैं, ठीक है। टेम्परेचर उतना गर्म नहीं होता है कि ना रहा जाए, ठीक है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं कि इट इज गुड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज गुड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारा जो भारत है, हमारे भारत का कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल में लाई करता है, कुछ टेम्परेट में लाई करता है। उत्तरी भाग टेम्परेट में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस काफी हाई होता है। टेम्परेचर डिफरेंस इज हाईएस्ट। इतना फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिकल जोन में नहीं होता, क्योंकि यहाँ गर्मी है लगभग साल भर, कम ज़्यादा गर्मी लेकिन गर्मी है। यहाँ ठंड है साल भर, कम ज़्यादा ठंड है लेकिन ठंड है। लेकिन यहाँ ठंड और गर्मी दोनों ही देखने को मिलती है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है और कहीं कहीं 0 डिग्री से कम भी हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। और इतनी पॉइंट्स नोट करें, इसके बाद मैं टेम्परेट रीजन के 1-2 पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लें। और टेम्परेट जोन के बारे में क्या बात है? और टेम्परेट के बारे में हम ये जानिए कि यहाँ कुछ हवाएं चलती हैं, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज विंड्स। ये जो वेस्टर्लीज विंड्स हैं, ये विंटर्स में चलती हैं, ठीक है।
और विंटर्स में ये जो हवाएं हैं ये सर्दियों में रेनफॉल करवा देती हैं। उत्तर भारत में आपने देखा होगा फरवरी के महीने में बरसात होती है, जनवरी के महीने में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो जो विंटर्स में रेनफॉल होती है वो वेस्टर्लीज की वजह से होती है, जो मेडिटेरेनियन सागर के ऊपर से होती हुई आती हैं यूरोप वाले रीजन से, और मेडिटेरेनियन सी से और आसपास के समुद्री इलाकों से या लेक से वेपर लेकर के, वाटर वेपर लेकर के आती हैं और यहाँ बरसात करवा देती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्लीज विंड्स जो है वो विंटर्स में रेनफॉल करा देती हैं। और जानिए टेम्परेट रीजन में जो रसदार और खट्टे फल हैं वो काफ़ी अच्छे तादाद में उगाए जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ का तापमान कंपैटिबल होता है। ठीक है, तो गुड प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स लाइक बेरीज, ऑरेंज, ग्रेप्स एटसेट्रा। अब ग्रेप्स वगैरह अगर यहाँ पे ज़्यादा उगाए जा रहे हैं तो यहाँ वाइन प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी फ्लरिश करती है, यानी कि यहाँ की जो आबो हवा है, क्लाइमेट है, इट सपोर्ट्स वाइन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। वाइन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इन्हें नोट करें। ठीक है, ये जो वेस्टर्लीज हैं ये 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में चलती हैं, ये भी अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिजिड जोन, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड से लेकर के 66.5 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड या 90 डिग्री पोल्स नॉर्थ साउथ तक जाने वाला जो रीजन है दैट इज फ्रिजिड। 66.5 डिग्री से पोल तक, 66.5 डिग्री से पोल तक ये जो रीजन्स हैं ये हैं फ्रिजिड जोन्स। ठीक है, फ्रिजिड जोन लिखिए। फ्रिजिड जोन की खास बात क्या है कि यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो कि कई जगह पर 0 डिग्री से कम भी चला जाता है। ठीक है, फ्रिजिड जोन जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो है जहां होल ईयर, पूरे साल स्नो पड़ती है, स्नो से कवर्ड रहता है ये रीजन, वहां पे काई इत्यादि पाए जाते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि नहीं पाए जाते। तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, मॉसेस और लाइकेंस। ठीक है, मॉसेस एंड लाइकेंस पाए जाते हैं, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, क्योंकि ये पूरा एरिया साल भर स्नो से कवर्ड रहता है, जो पोल वाले एरिया की तरह जब हम शिफ्ट होंगे वहां। ठीक है, ये जो रीजन है, अब ये जो निचला रीजन है जो टेम्परेट रीजन से सटा हुआ है, ये वो रीजन है जहां 7 से 10 महीने तो क्या होती है, 7 से 10 महीने स्नोफॉल होती है, लेकिन 2 से 4 महीने स्नोफॉल नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 से 4 महीने स्नोफॉल ना होने की वजह से यहाँ पे कोनीफेरस या कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, कोनिकल ट्रीज आर फाउंड। कोनिकल ट्रीज कैसे होते हैं देखने में, कोनिकल ट्रीज ऐसे होते हैं, ऐसे जो क्रिसमस पे हम लोग घर लेकर आते थे,
वैसे। ठीक है, ठीक है, ये आपने जाना फ्रिजिड जोन के बारे में। तो लैटिट्यूड वाला जो हमारा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो होगा लॉन्गिट्यूड्स पे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ये केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये जनरल स्टडीज है। ये आप जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं आपके परिजन, उनको भी भेज सकते हैं। उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगी, उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन तक के लिए हम वेट करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।